पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र से पाठ 1 जिसका नाम है विकास। पाठ की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पाठ को शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस पाठ में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम विकास का अर्थ समझेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग होता है। एग्जाम्पल्स के साथ आगे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि लोगों को जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए आय तो चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ आय से ही जीवन बेहतर हो जाता है? क्या धन ही सब कुछ है? फिर हम ये समझेंगे कि क्या राष्ट्रीय विकास के बारे में भी लोगों के अलग अलग विचार हैं, लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। इसके बाद ये समझेंगे कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यानी देशों की तुलना करने के लिए क्या क्या मानदंड है या किन किन मानदंडों के आधार पर हम किसी देश को विकसित देशों या विकासशील देशों की श्रेणी में रख सकते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं एक टॉपिक है, इसे समझेंगे। इसके बाद विकास की धारणीयता यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझेंगे। अपने पहले टॉपिक को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। विकास। जब भी आप विकास शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यही कि विकास का मतलब क्या है। यदि इस प्रश्न का साधारण सा उत्तर दें तो यही होगा ना, विकास का मतलब उन्नति या तरक्की। और विकास के कई पहलू भी हैं। जब हम समाज के संबंध में विकास की बात करते हैं तो उसे सामाजिक विकास कहते हैं। पैसे के संबंध में विकास की बात करते हैं तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि समाज में कुछ सुधार हुआ तो समाज का विकास हुआ, धन में बढ़ोतरी हुई, आर्थिक विकास हुआ। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र में उन्नति या बढ़ोतरी को विकास कहते हैं। हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग होता है। देखो, शुरुआत आप लोगों से ही करते हैं। आपके हिसाब से विकास का मतलब क्या है? यही कि 10th और 12th में अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। जब मैं अपनी बात करूंगी तो मेरे लिए विकास का मतलब कुछ और होगा। जब आप अपनी माँ से पूछेंगे, उनके लिए विकास का मतलब कुछ अलग होगा। वहीं जब हम एक किसान की बात करते हैं तो उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा कि फसल अच्छी हो जाए और फसल के दाम अच्छे मिल जाए। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। पिछले पेज में हमने क्या समझा था? यही कि विकास का मतलब होता है तरक्की या उन्नति, और हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग होता है। जब हम किसी विद्यार्थी से विकास का मतलब जानेंगे तो उसके लिए विकास का मतलब अलग होगा। वहीं जब हम एक महिला से विकास का मतलब पूछेंगे तो उसके लिए विकास का मतलब कुछ और होगा। वहीं जब हम एक किसान से विकास का मतलब पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि फसल अच्छी हो जाए और फसल के दाम अच्छे मिल जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। जब एक दिहाड़ी मजदूर की बात करते हैं, अगर हम उससे पूछते हैं कि आपके हिसाब से विकास का मतलब क्या है, तो उसका उत्तर क्या होगा? यही ना कि उसे काम लगातार मिल जाए, उसकी दिहाड़ी बढ़ जाए, आमदनी बढ़ जाए। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में जो महिला थी वो बता रही थी कि उनका गांव बहुत दूर है। बस से उतरने के बाद भी 2 घंटे पैदल यात्रा करके जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर गांव पहुंच पाते हैं। वहीं पिछले साल मेरा जैसलमेर जाना हुआ था किसी काम से। छोटे छोटे गांव हैं वहां पर। उन गांवों तक जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। यदि उन गांव के लोगों से पूछा जाए कि आपके लिए विकास का मतलब क्या है, तो क्या जवाब होगा उनका? यही कि सड़कें बन जाएं और अन्य जो सुविधाएं नहीं है वो सुविधाएं मिल जाए, जैसे कि बिजली, पानी या अन्य कोई और सुविधा। पाठ में तालिका 1.1 दी गई है। जब हम इस तालिका को पढ़ते हैं तो ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक भूमिहीन ग्रामीण किसान है, यानी जिसके पास भूमि नहीं है। इस किसान के लिए विकास का मतलब क्या है? काम करने के लिए अधिक दिन मिल जाए, अच्छी मजदूरी मिल जाए, क्योंकि इसके पास अपनी जमीन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब का एक समृद्ध किसान है, उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा? इस किसान के पास अपनी जमीन है। ये क्या चाहेगा? खेतों में काम करने के लिए सस्ते मजदूर मिल जाए, उपज का मूल्य ज्यादा मिल जाए। एक ऐसा किसान भी है जिसके पास अपनी जमीन तो है, लेकिन खेती करने के लिए वो वर्षा पर निर्भर है, यानी उसके खेत में फसल अच्छी तभी होगी जब अच्छी वर्षा होगी। इस किसान के लिए विकास का मतलब क्या होगा? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। इन सब उदाहरणों को पढ़कर हमें ये तो समझ में आ गया कि विकास का मतलब तरक्की या उन्नति होता है, और हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब भी अलग होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है, हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना हो। ये लाइन सुनकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ये उपर्युक्त हमने जो भी उदाहरण समझे हैं, किसान का, दिहाड़ी मजदूर का, स्टूडेंट का, इन सब उदाहरणों को पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया कि सभी लोगों के विकास के बारे में एक जैसे विचार नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग चीजें चाहता है जो उन्हें बहुत जरूरी लगती है,
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति के लिए कुछ काम करना या कुछ इच्छा रखना विकास है, लेकिन वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए विकास नहीं है। पॉइंट को समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक लड़की है, इस लड़की की ये इच्छा है कि मुझे भी उतनी ही आजादी मिले जितनी मेरे भाई को दी जाती है। अब जो लड़कियां ये वीडियो देख रही होंगी वो बड़ी खुश हो जाएंगी। बड़ी सही बात कही, ये सिर्फ इस लड़की की इच्छा नहीं है, मेरी भी इच्छा है। आता है ना ऐसा विचार, कभी कभी कह भी देते हैं ये तो कुछ नहीं करता, मैं ही सारे काम करूं। तो इस लड़की की क्या इच्छा है कि मेरा भाई भी घर के कामों में मदद करे। अब यहाँ पर लड़कियां खुश हो जाती हैं। हो सकता है उस लड़के को ये बात पसंद ना आए, घर का कोई और सदस्य ही कह दे कि अच्छा अब एक लड़का घर के काम करेगा, तो लड़की की जो इच्छा है वो लड़के की इच्छा नहीं है। ये एक तरह से विरोध हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक उद्योगपति है, उसे अपने कारखानों में काम के लिए अधिक बिजली चाहिए, इसलिए ये क्या चाहता है कि अधिक बांध बने जिससे अधिक बिजली उत्पन्न की जा सके और मैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करूं। भाई तरक्की किसको अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ आदिवासी है, ये क्या चाहते हैं कि बांध ना बनाए जाएं। क्यों? क्योंकि बांध बनाए जाने से आसपास की जमीन जलमग्न हो जाती है, जल भर जाता है। अब ये ऐसे स्थान पर रहेंगे थोड़ी ना, इन्हें कहीं और जाना पड़ेगा, बेघर हो जाएंगे। यहाँ पर अधिक बांध बनाना एक उद्योगपति के लिए तो विकास है, लेकिन आदिवासियों के लिए वो विकास नहीं है। आदिवासी तो बेघर हो जाएंगे, उनके लिए ये विकास कैसे हो सकता है। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है उससे दो बातें साफ है। कौन कौन सी, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब तक हमने क्या क्या समझा है। एक तो ये कि हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग होता है। दूसरा ये कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना हो। यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है उससे दो बातें समझ में आई है। कौन कौन सी? एक तो ये कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का मतलब अलग होता है। दूसरा ये कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। उदाहरण हमने समझा भी था उद्योगपति और आदिवासी समुदाय का। यहाँ तक हमने जितने भी उदाहरण समझे हैं उनमें ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि अच्छी कमाई हो, अच्छी आमदनी हो, इसी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अच्छी आमदनी से ही सारे काम हो जाएंगे? क्या अच्छी आमदनी से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? इस पॉइंट को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहले तो हमने विकास का मतलब समझा, क्या होता है विकास का मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। दूसरा हमने ये समझा कि विकास का मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तीसरा ये समझा कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना हो। मेन पॉइंट्स बता दिए गए हैं, पिछला सारा याद आ जाना चाहिए विद एग्जांपल्स। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले टॉपिक में हमने जो भी उदाहरण समझे हैं उन उदाहरणों को यदि गौर से देखें तो उन उदाहरणों में कॉमन क्या है? आय याद हो आपको, एक दिहाड़ी मजदूर को क्या चाहिए? अच्छी दिहाड़ी। एक समृद्ध किसान की बात करें तो उसे क्या चाहिए? उपज का ज्यादा मूल्य। जो बेरोजगार है उसे क्या चाहिए? नौकरी। नौकरी से अच्छी आय। कुल मिलाकर देखा जाए तो आय कॉमन है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या आय ही सब कुछ है? उत्तर क्या होगा? नहीं। अब आप ये सोचोगे कि यार आय के अलावा क्या हो सकता है? आय से तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होंगी कि यार ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, पता नहीं क्या क्या ले सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। आय तो चाहिए लोगों को, लेकिन आय के साथ साथ अन्य लक्ष्य भी है जो विकास में शामिल है। उन अन्य लक्ष्यों को हम इस पेज में समझेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। एक ही कक्षा के दो विद्यार्थी हैं जिनके गणित में समान अंक आए हैं। शिक्षक क्या करता है? एक विद्यार्थी को तो शाबाशी देता है, वहीं दूसरे विद्यार्थी की किसी भी प्रकार से सराहना नहीं करता। अब विचार करो वो दूसरा विद्यार्थी आप हो, कैसा लगेगा? मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर देने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। अब बताओ, क्या सिर्फ आय से ही काम चल सकता है? आय से तो हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। उत्तर क्या होगा? नहीं। लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, बराबरी का व्यवहार हो, सुरक्षा चाहिए, दूसरों से आदर मिले। यानी जीवन जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अभौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों को हम माप नहीं सकते उन चीजों की भी हमारे जीवन में वैल्यू होती है, उनका भी महत्व होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लो हमें कहीं दूर दराज वाले क्षेत्र में नौकरी मिल जाती है।
क्या हम सिर्फ अच्छी आय देखकर नौकरी ज्वाइन कर लेंगे? अन्य कारकों पर विचार करेंगे या नहीं? साधारण सी बात है, अन्य कारकों पर भी विचार करेंगे, जैसे कि आसपास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, घर से काम करने के स्थान तक पहुंचने के लिए बस, मेट्रो आदि की सुविधा है या नहीं, आसपास का वातावरण कैसा है, सुरक्षा भी एक कारक होगा, रोजगार नियमित है या नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भौतिक वस्तुएं तो चाहिए जीवन में, साथ ही साथ अभौतिक वस्तुएं भी चाहिए। यानी विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास में मिले जुले लक्ष्य शामिल होते हैं। केवल अच्छी आय और भौतिक वस्तुएं मिल जाने को हम विकास नहीं कहेंगे। तो कुल मिलाकर इस पेज में हमने क्या समझा, यही कि जीवन जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुओं से काम नहीं चलेगा, अभौतिक वस्तुएं भी चाहिए रहती हैं। ये तो हमने व्यक्ति के विकास की बात कर ली। हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग होता है। जब हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो क्या राष्ट्रीय विकास के बारे में भी लोगों के विचार एक जैसे होंगे या अलग होंगे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पीछे पेजों में हमने क्या क्या समझा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने विकास का मतलब समझा। विकास का मतलब क्या होता है? तरक्की यानी उन्नति। फिर हमने ये समझा कि हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग होता है। इसके कई उदाहरण हमने समझे हैं, याद भी होंगे आपको। जैसे कि आपके लिए विकास का मतलब कुछ है, वहीं एक किसान के लिए विकास का मतलब कुछ और है। और भी कई सारे उदाहरण हमने समझे थे। इसके बाद हमने ये समझा था कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है, हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना हो। बांध का उदाहरण याद होगा आपको। फिर हमने ये समझा था कि आय जीवन की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है। आय से हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आय के साथ साथ अभौतिक वस्तुएं भी जीवन की बेहतरी के लिए आवश्यक होती हैं। अभौतिक वस्तुओं में क्या क्या शामिल होता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब देखो, हमने ये तो समझ लिया था कि विकास का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। सवाल ये उठता है, क्या राष्ट्रीय विकास के बारे में भी लोगों के विचार अलग अलग होंगे? उत्तर क्या होगा? हाँ, और विरोधी विचार भी हो सकते हैं। अपने देश का उदाहरण लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भारत को कृषि क्षेत्र में सुधार करना चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र के विकास से ही देश का विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि ना, कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह उद्योग लगाए जाएं, तब भारत का विकास होगा। एक कहानी के जरिए अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो एक गांव है ए, ये कोई विकसित गांव नहीं है। इस गांव के सरपंच को अचानक से चिंता सताने लग जाती है। कह सकते हैं कि उसकी आत्मा जाग जाती है कि जिस उद्देश्य से मैं इस गांव का सरपंच बना था, वो मुख्य काम तो मैंने किया ही नहीं। कौन सा मुख्य काम? गांव के विकास का काम। हालांकि ऐसा किसी नेता, एमपी, एमएलए के साथ होता नहीं है, ये हमारी कहानी में ही हुआ है। यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? चमत्कार ही हो जाएगा। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो सरपंच साहब क्या करते हैं? खाना पीना करके सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, नाश्ता पानी करके पहुंच जाते हैं गांव के लोगों के बीच। गांव के लोग पहले से ही इकट्ठा थे। बात शुरू होती है गांव के विकास की, कि भाई गांव का विकास करना है, क्या क्या काम किए जाएं। गांव का ही एक व्यक्ति है रामलाल, वो कहता है कि गांव में पक्की गलियां बनाई जाएं, नालियां पक्की हों। शीला को ये लगता है कि बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया जाए। घनश्याम क्या कहता है कि तालाब को पक्का किया जाए। बाल किशन, जो कि एक बड़ा किसान है, इसका कहना है कि गांव को शहर से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण किया जाना चाहिए। ये लोगों के विचार आए गांव के विकास के बारे में। विरोधी विचार भी हैं। कैसे? देखो, गांव के विकास के लिए बजट लिमिटेड है। शीला चाहती है कि बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया जाना चाहिए। बाल किशन क्या कहता है कि पार्क की क्या जरूरत है, पक्की सड़क जरूरी है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से काम होने चाहिए और कौन से नहीं? अब सरपंच क्या करता है कि भाई ठीक है, गांव का विकास तो करना है ही, हम ये कर लेते हैं कि विकास के लिए उन कार्यों को चुन लेते हैं जिनमें ज्यादातर लोगों का भला है। पार्क के निर्माण को रहने देते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल के मैदान में भी खेल सकते हैं। ये तो हमने छोटे से गांव का उदाहरण समझा है। जब राष्ट्रीय विकास की बात आती है तो राष्ट्रीय विकास के बारे में भी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। तब भी सरकार इसी तरह से निर्णय करती है जिसमें ज्यादातर लोगों का विकास हो, ज्यादातर लोगों की भलाई हो, ज्यादातर लोगों को लाभ हो। देखो, विकास के बारे में लोगों के विचार अलग अलग है। जब राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो राष्ट्रीय विकास के बारे में भी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। अब जब राष्ट्रीय विकास के बारे में भी लोगों के विचार अलग अलग हैं,
तो हम ये कैसे बताएंगे कि फला देश विकसित और फला देश विकासशील या अविकसित, यानी हम देशों या राज्यों की तुलना कैसे करेंगे वो हम आगे समझेंगे। पॉइंट को समझने के लिए एक कक्षा का उदाहरण लेते हैं। मान लो हमें एक कक्षा के विद्यार्थियों की तुलना करनी है। कैसे करेंगे? एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक जैसे तो नहीं होते, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई नृत्य में, कोई खेलकूद में। अब मान लो हमें खेलकूद वाली टीम का चयन करना है। खेलकूद वाली टीम के चयन के लिए मापदंड अलग होंगे। जब हम नृत्य वाली टीम का चयन करेंगे उसके लिए मापदंड अलग होंगे। गायन वाली टीम का चयन करेंगे उसके लिए मापदंड अलग होंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो खेलकूद में अच्छा है वो नृत्य भी अच्छा करता हो, जो पढ़ने में अच्छा है वो गाता भी अच्छा हो। कहने का मतलब ये है कि तुलना के उद्देश्य के आधार पर हम मापदंडों का प्रयोग करके विद्यार्थियों की तुलना करेंगे। इसी तरह से जब हम देशों की तुलना करेंगे तो देशों की तुलना करने के लिए भी कुछ मापदंड होंगे, यानी देशों की तुलना करने के लिए कुछ मापदंडों को आधार माना जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ सकता है कि चलो विद्यार्थियों की तुलना करने के लिए मापदंड तो ठीक है, लेकिन देशों की तुलना करने के लिए कौन कौन से मापदंड होंगे, किन किन मापदंडों को आधार माना जाएगा? तो दोस्तों, देशों की तुलना करने के लिए भी कई मापदंडों का प्रयोग होता है, लेकिन इन कई मापदंडों में से जो सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है वो है आय, यानी इनकम। जिन देशों की आय कम आय वाले देशों से अधिक है, ज्यादा है, उनको हम विकसित देश कहते हैं। अब ये कैसे पता करेंगे कि एक देश की आय कितनी है? तो इसे समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब तक हमने क्या क्या समझ लिया है? यही कि विकास का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जहां एक काम किसी व्यक्ति के लिए विकास है, वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए विकास नहीं भी हो सकता। तीसरा, व्यक्ति के लिए आय आवश्यक है, साथ ही साथ अभौतिक वस्तुएं भी जरूरी हैं। चौथा, राष्ट्रीय विकास के बारे में भी लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। पांचवा, देशों की तुलना करने के लिए आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है, लेकिन एक देश की आय क्या होती है, कैसे निकालते हैं, वो हम इस पेज में समझेंगे। तो एक देश की आय कितनी है, इनकम कितनी है, कैसे पता करेंगे? उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक देश का, इस देश में 10 लोग रहते हैं, हर व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, तो उस देश की आय हो गई 1000 रुपए। 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, यानी उस देश में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग निवास करते हैं, वो जो कमाते हैं उन लोगों की आय ही उस देश की आय होगी। एक देश की आय क्या होती है ये हमने समझ लिया। अब यदि हम देशों की तुलना करने के लिए कुल आय को आधार मानते हैं तो ये सही नहीं है। अब आप कहोगे कैसे? आय तो महत्वपूर्ण मापदंड है देशों की तुलना करने के लिए, आपने ही तो ऊपर बताया था। चलो समझते हैं कैसे सही नहीं है। हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। एक देश का जिसमें 10 लोग रहते हैं, हर व्यक्ति 10 रुपए कमाता है। वहीं दूसरा देश का, इसमें 25 लोग रहते हैं, हर व्यक्ति 5 रुपए कमाता है। तो क देश की आय कितनी हो गई? 100 रुपया, और ख देश की आय कितनी हो गई? 125 रुपया। यदि हम देशों की तुलना करने के लिए आय को आधार बनाते हैं तो आप ही बताओ इन दोनों देशों में से कौन सा देश ज्यादा विकसित है? अब देखने से तो ये लगेगा जिस देश की आय 125 रुपया है वो ज्यादा विकसित है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। पहले देश यानी क देश में 10 लोग रहते हैं, हर व्यक्ति 10 रुपए कमाता है। देश ख में 25 लोग रहते हैं, हर व्यक्ति 5 रुपए कमाता है। अब आप ही बताओ, जहाँ पर 10 लोग 100 रुपया कमा रहे हैं वो देश ज्यादा विकसित है, या जहाँ पर 25 लोग 125 रुपया कमा रहे हैं वो ज्यादा विकसित है? कहने का मतलब ये है कि देशों की अलग अलग जनसंख्या होने से आय को हम देशों की तुलना का अच्छा आधार नहीं मानते। इसके बजाय हम औसत आय से तुलना करते हैं। अब इस औसत आय का क्या मतलब है? एक देश की कुल आय को यदि हम कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं तो जो निकल कर आएगा वो होगी उस देश की औसत आय। इसको प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। मान लो एक देश है, इसमें 20 लोग रहते हैं, इस देश की आय है 100 रुपए, तो औसत आय क्या होगी? कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो औसत आय निकल जाएगी। तो इस देश की औसत आय क्या हुई? 5 रुपए, यानी इस देश का प्रत्येक व्यक्ति 5 रुपए कमाता है। इस औसत आय के आधार पर ही हम देशों की तुलना करते हैं। ये हमने औसत आय का मतलब भी समझ लिया। अब आते हैं विश्व विकास रिपोर्ट पर। ये क्या होती है, कौन जारी करता है, सब समझेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले पेज पर।
पिछले पेज में हमने क्या समझा था, यही कि देशों की तुलना करने के लिए आय को अच्छा आधार नहीं माना जाता, इसके बजाय देशों की तुलना करने के लिए हम औसत आय को आधार बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो विश्व विकास रिपोर्ट है इसे जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण किया जाता है औसत आय के आधार पर। अब कुछ डेटा दिया गया है, उसे देख लेते हैं। वे देश जिनकी आय 2019 में 49,300 यूएस डॉलर प्रति वर्ष है या इससे अधिक है, वे देश क्या कहलाएंगे, समृद्ध या उच्च आय वाले देश। यानी जिन देशों की आय इतनी है या इससे अधिक है वे होंगी रिच कंट्रीज। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2500 यूएस डॉलर प्रति वर्ष या इससे कम है वे कहलाएंगे निम्न आय वाले देश या कम आय वाले देश। अब सवाल ये उठता है, जिन देशों की आय 49,300 यूएस डॉलर है या इससे ऊपर है वे तो हो गए उच्च आय वाले देश, और जिन देशों की आय 2500 यूएस डॉलर है या इससे कम है वे हो गए कम आय वाले देश। अब जिन देशों की आय इन दो आंकड़ों के बीच में आती है उनको क्या कहेंगे, यानी 49,300 यूएस डॉलर से कम और 2500 यूएस डॉलर से अधिक, वे देश क्या कहलाएंगे, उनको कहेंगे मध्य आय वर्ग वाले देश। इस आय वर्ग में हमारा देश भारत भी शामिल है, क्योंकि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 6,700 यूएस डॉलर प्रति वर्ष है। अब हमने ये तो समझ लिया कि देशों की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड औसत आय है। देखो, औसत आय देशों की तुलना करने के लिए उपयोगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कमी यहाँ पर भी है। अब आप पूछोगे क्या, तो जवाब ये होगा कि औसत आय असमानताएं छुपा देती है। अब आप पूछोगे कि कैसे, औसत आय तो महत्वपूर्ण मापदंड है देशों की तुलना करने का, आपने ही तो बताया था ऊपर। तो इस कैसे का जवाब भी देख लेते हैं, लेकिन अगले पेज पर। एक देश की औसत आय क्या होती है ये हमने समझ लिया। अब देशों की तुलना करने के लिए औसत आय महत्वपूर्ण मापदंड तो है, लेकिन कमियां यहाँ पर भी हैं। कैसे, अपने इस सवाल का उत्तर एक उदाहरण से समझते हैं। दो देश है, एक देश क, दूसरा देश ख। क देश में 5 लोग रहते हैं, ख देश में भी 5 लोग रहते हैं। देश क के नागरिक हर महीने इतना इतना कमाते हैं। पहला व्यक्ति 9,500 कमाता है, दूसरा 10,500, तीसरा 9,800, चौथा 10,000 और पांचवा 10,200। अब देश ख में देखो, पहला व्यक्ति 500 रुपए कमाता है, दूसरा भी 500, तीसरा भी 500, चौथा भी 500 और पांचवा व्यक्ति 48,000। दोनों देशों की यदि औसत आय हम निकालते हैं तो औसत आय एक समान है। अब देश का को देखो, इस देश में ना तो बहुत अमीर लोग हैं ना ही बहुत गरीब लोग हैं, सबकी आय लगभग 500-700 कम ज्यादा है। अब देश ख को देखो, क्या समझ में आया, इस देश के ज्यादातर लोग गरीब हैं, एक व्यक्ति जो है वो बहुत अमीर है, यानी पांचवा व्यक्ति। पीछे हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, यही कि औसत आय के आधार पर हम देशों की तुलना तो करते हैं। दोनों देशों की औसत आय तो समान है, कहने का मतलब ये है कि तुलना करने के लिए औसत आय उपयोगी तो है, पर ये असमानताएं छुपा देती है। इससे ये पता नहीं चल पाता कि आय लोगों में किस तरह से बटी हुई है। देश का की औसत आय उतनी ही है जितनी देश ख की है। यदि हम ये देखें कि हर व्यक्ति क्या कमाता है तो क्या पता चलता है, लोगों के बीच आय के वितरण का। यदि केवल औसत आय के आधार पर तुलना करते हैं तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है। हमारी पुस्तक में कुर्सी वाला उदाहरण दिया गया है, उससे ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। देखो, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को एक एक कुर्सी मिली हुई है, यानी यहाँ पर ना तो गरीब है ना ही अमीर, सबको बैठने की जगह मिली हुई है। एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। दूसरे देश में अमीर भी है और गरीब भी है। एक अमीर के पास 4 कुर्सियां हैं, दूसरा 4 गरीब व्यक्तियों को केवल 2 कुर्सियां मिली हुई है, वे ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि औसत आय से असमानता का पता नहीं चल पाता। ये हमने समझ लिया, देशों की तुलना करने के लिए औसत आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है। अब याद करो, जब हम विकास की बात कर रहे थे तब हमने ये समझा था कि हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग होता है। फिर हमने ये समझा था कि सिर्फ अच्छी आय होना जरूरी नहीं है, अभौतिक चीजें भी जीवन जीने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि आदर, स्वतंत्रता, समानता। ये 3 मैंने बताई, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो आय के साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं, यानी देशों या राज्यों की तुलना करने के लिए आय तो एक फैक्टर है ही, आय के साथ साथ और भी मापदंड होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
पिछले पेजों में हमने क्या समझा है, यही कि जब हम देशों की तुलना करते हैं तो तुलना करने के लिए आय सही मापदंड नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, औसत आय के आधार पर देशों की तुलना करते हैं। परंतु औसत आय भी असमानताएं छुपा देती है। औसत आय के आधार पर हम ये तो पता कर पाते हैं कि फला देश विकसित और फला देश विकासशील देश है, लेकिन इससे ये पता नहीं चल पाता कि आय देशों के लोगों में किस तरह से वितरित है, किस तरह से बटी हुई है। कुर्सी का उदाहरण हमने समझा था, याद होगा आपको। एक तो हमने ये समझा था, दूसरा विश्व विकास रिपोर्ट के बारे में समझा है। ये विश्व विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। होता क्या है, इस विश्व विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की औसत आय के आधार पर तुलना की जाती है। अब देशों की तुलना करने के लिए केवल आय को आधार मान ले तो ये सही नहीं है, यानी हम केवल औसत आय के आधार पर किसी देश को विकसित कह दे और अन्य देश को अविकसित कह दे तो ये सही नहीं है। आय के साथ साथ हमें अन्य मापदंडों पर भी विचार करना होगा। इन अन्य मापदंडों में क्या क्या शामिल है उनको हम इस पेज में समझेंगे। हमारी पुस्तक में एक तालिका दी गई है, तालिका 1.3, जिसमें 3 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को दिखाया गया है। कौन कौन से, हरियाणा, केरल और बिहार। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, उसके बाद केरल की, उसके बाद बिहार की। अब इस तालिका पर विचार करें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय तीनों राज्यों में सबसे अधिक है और बिहार की सबसे कम, यानी हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में इतने रुपए कमाता है। यही हो गया ना प्रति व्यक्ति आय का मतलब। यदि हम केवल औसत आय के आधार पर ये बताना चाहें कि कौन सा राज्य अधिक विकसित है, तो साधारण सी बात है, जिस राज्य की औसत आय सबसे अधिक है यानी हरियाणा, और सबसे कम विकसित राज्य कौन सा हुआ जिसकी औसत आय सबसे कम है यानी बिहार। अब तालिका 1.4 पर आते हैं। इस तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। शिशु मृत्यु दर की पहले बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। मान लो 2020 में 1000 बच्चे पैदा हुए, इन 1000 जिंदा बच्चों में से 1 साल का होने से पहले ही मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, यानी वे बच्चे जिनका 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो वे अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते। ये अनुपात हरियाणा में कितना है, 30, यानी 1000 में से 30 बच्चे 1 साल का होने से पहले ही मर गए। केरल में ये अनुपात कितना है, 7, बिहार में 32। अब विचार करने वाली बात है, देखो हरियाणा की औसत आय अन्य 2 राज्यों से अधिक जरूर है, लेकिन जब शिशु मृत्यु दर की बात आती है तो हरियाणा में 30 है, केरल में कम है 7 और बिहार में अधिक है 32। ये हो गए शिशु मृत्यु दर के आंकड़े। अब साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये 2017-18 के हैं। साक्षरता दर का मतलब क्या है, 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना दोनों जानता हो उसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेंगे। ये साक्षरता दर हरियाणा में 100 है, केरल में 96 और बिहार में 71। समझ रहे हो ना पॉइंट को। केरल की औसत आय भले ही कम है, शिशु मृत्यु दर अन्य 2 राज्यों से कम है, यानी 1000 में से 993 बच्चे जीवित रहते हैं। साक्षरता दर अन्य 2 राज्यों से अधिक है। अब निवल उपस्थिति अनुपात की बात कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, 14-15 साल के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, अपने आयु वर्ग के बच्चों में से उनका अनुपात। मान लो एक गांव है ए, इस गांव में 20 बच्चे हैं, 14-15 साल की उम्र के 20 में से 2 बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो इस गांव का निवल उपस्थिति अनुपात पूरा नहीं हुआ। 18 बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, 2 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। इसी तरह से हरियाणा में ये अनुपात कितना है, 67, केरल में 77 और बिहार में 55। अब दोनों तालिकाओं को हमने समझ लिया। क्या समझ में आया कि सिर्फ औसत आय के आधार पर हम देशों या राज्यों को विकसित या कम विकसित देश या राज्यों में वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि औसत आय के साथ साथ हमें अन्य मापदंडों को भी देखना होगा जो कि हमने समझे भी हैं। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि जब हम देशों या राज्यों की तुलना करते हैं तो औसत आय के साथ साथ अन्य मापदंडों पर भी विचार करना होगा। सभी मापदंडों पर विचार करके ही हम देशों को विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में रख सकते हैं। अपने अगले टॉपिक को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
पिछले पेज में हमने क्या समझा था, याद हो आपको? 3 राज्यों के उदाहरण हमने समझे थे, जहां पर हरियाणा राज्य की औसत आय केरल की औसत आय से अधिक है। देखो सवाल ये है कि हरियाणा की औसत आय तो अधिक है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में यानी शिशु मृत्यु दर और निवल उपस्थिति अनुपात में हरियाणा केरल से पीछे है। इसका कारण क्या है, समझ लेते हैं। मान लो आपकी दोनों पॉकेट पैसों से भरी है, क्या आप उस रुपए से स्वतंत्रता खरीद सकते हो? प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हो? संक्रामक बीमारियों से बच सकते हो? कोरोना एक बड़ी महामारी नया ही उदाहरण है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? नहीं। यानी जेब में रखा पैसा आपको सब कुछ नहीं दे सकता। ये जितनी भी समस्याएं हैं, इनका समाधान सामूहिक रूप से हो सकता है। यानी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको सामूहिक रूप से उपलब्ध कराएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, सस्ता भी रहेगा। उदाहरण से समझ लेते हैं। कोई क्षेत्र है, वहां पर सुरक्षा मुहैया करानी है। हर घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखना सही होगा या पूरे क्षेत्र के लिए 2-3 गार्ड रखकर काम चल सकता है? साधारण सी बात है, 2-3 गार्ड रखना सस्ता भी होगा और काम भी हो जाएगा। दूसरा, आपके गांव या क्षेत्र में आपके अलावा कोई और पढ़ना नहीं चाहता। अब आप बताओ, क्या आप पढ़ पाओगे? आप पढ़ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपके आसपास के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। सरकार ने स्कूल खोले हैं ताकि सभी पढ़ सके। केवल आपके लिए तो स्कूल नहीं खुलने वाला। यदि हम सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान देते हैं तो हरियाणा और बिहार जैसे राज्य अन्य क्षेत्रों में भी सुधार कर सकते हैं। अब केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, क्यों? क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध है लोगों को। दूसरा, जिन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है, वहां पर लोगों का पोषण स्तर जो होगा वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि आय के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी सुधार हो सकता है, जब लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं सामूहिक रूप से मुहैया कराई जाएं। अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पीछे पेजों में हमने क्या समझा है, यदि देशों की तुलना करनी है तो केवल आय के आधार पर तुलना नहीं करेंगे, हम वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी देखेंगे, कितने लोग पढ़े लिखे हैं ये भी देखेंगे। अब बात आती है व्यक्ति के स्वास्थ्य की। किसे कहेंगे कि वो स्वस्थ है और दूसरा व्यक्ति स्वस्थ नहीं है? तो इसका एक तरीका है जिसे शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। यानी इससे हम ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति पोषित है या अल्प पोषित है। कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। हाँ, एक बात पहले ही बता दूं, ये बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होता। चलो अब समझते हैं कैसे निकालेंगे। हमें किसी भी व्यक्ति का भार लेना है किलोग्राम में और उस व्यक्ति की लंबाई लेनी है मीटर में। अब जो वजन है व्यक्ति का, उसको भार करेंगे लंबाई के वर्ग से, हाइट के स्क्वायर से। जो निकल कर आया है वो संख्या यदि 18.5 से कम है तो व्यक्ति अल्प पोषित है। अगर 25 से अधिक है तो व्यक्ति अति भारित है, यानी व्यक्ति अधिक पोषित है। अब अपनी फैमिली के 2-3 सदस्यों का बीएमआई निकाल कर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मानव विकास रिपोर्ट की। देखो ये तो हम कई बार समझ चुके हैं कि आय महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल आय को देखकर हम ये नहीं कह सकते ना कि फला देश विकसित है और फला देश विकसित नहीं है। आय के साथ साथ हमें अन्य चीजों को भी देखना होता है। ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, इसको यूएनडीपी देशों की तुलना करने के लिए प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में 3 आधारों पर देशों की तुलना की जाती है। पहला आय, दूसरा लोगों का शैक्षिक स्तर, तीसरा स्वास्थ्य स्थिति। इन तीनों के आधार पर यूएनडीपी देशों की रैंकिंग करता है, देशों को रैंकिंग देता है। अब हमारी पुस्तक में एक तालिका दी गई है, इसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग दिखाई गई है मानव विकास के बारे में। इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा था, यही कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में यूएनडीपी देशों की तुलना करता है 3 आधारों पर। कौन कौन से हैं वो आधार? पहला आय, दूसरा लोगों का शैक्षिक स्तर, तीसरा स्वास्थ्य स्थिति। हमारी पुस्तक में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं मानव विकास के बारे में, इसे समझ लेते हैं। देखो तालिका में देशों की तुलना करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से अधिक है। वहीं बांग्लादेश में जन्म के समय संभावित आयु कितनी है? 72.4। भारत से ज्यादा है। भारत में कितनी है? 67.2। बांग्लादेश इस क्षेत्र में भारत से बेहतर है। अब पढ़ाई लिखाई वाला देख लेते हैं। भारत का है 6.7, बांग्लादेश में ये है 7.4। इसमें बांग्लादेश आगे है। श्रीलंका को देख लो, भारत से हर क्षेत्र में आगे है। तो इन आधारों पर यदि हम रैंकिंग देखते हैं तो श्रीलंका भारत से आगे है, बांग्लादेश
देश भी भारत से आगे है, 129वें स्थान पर भारत का स्थान है 132वां। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि जब हम देशों की तुलना करते हैं तो आय के साथ साथ और भी कई सारी चीजों को हम देखते हैं। HDR में भी ये हमने समझ ली मानव विकास से संबंधित भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग। अब समझ लेते हैं इस पाठ का अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक, लेकिन उसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले पेज पर। ये हमारे पाठ का अंतिम टॉपिक है। अब देखो सवाल ये है कि आज हम विकास के जिस स्तर पर हैं, क्या विकास का ये स्तर आगे आने वाले समय में भी बना रहेगा? हमने सड़कें बना ली, हाईवेज निकाल दिए, नई नई गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं, बिल्डिंग्स बना ली। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में विकास का जो स्तर हम देख रहे हैं वो आगे भी बना रहने वाला है, क्योंकि विकास करने के लिए या यूं कह लो विकास के इस स्तर को बनाए रखने के लिए भी तो हमें संसाधन चाहिए ना। समझ रहे हो? वैज्ञानिकों ने तो काफी समय पहले ये बता दिया था कि विकास का वर्तमान स्तर धारणीय नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्यों धारणीय नहीं है? देखो जिस तरह से हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण भी दिए गए हैं हमारी पुस्तक में, जैसे कि भूमिगत जल का अति उपयोग किया है हमने। अब जो जल है वो अनलिमिटेड मात्रा में तो है नहीं, नवीकरणीय संसाधन है, इसकी पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, यानी जल का अति उपयोग कर रहे हैं, वर्षा कम हो रही है, तो क्या होगा? आने वाले समय में जल की कमी हो जाएगी। इसी तरह से कच्चा तेल, ये क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी इसकी एक निश्चित मात्रा हमारे पास है, लिमिटेड मात्रा में है ये, या यूं कह लो इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। वर्षा होगी और कच्चा तेल बरसेगा, ऐसा नहीं होने वाला। यदि इसी तरह से हम संसाधनों का उपयोग करते रहे तो क्या होगा? साधारण सी बात है, भविष्य में ये समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण दिया गया है हमारी पुस्तक में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ये जो तालिका हमारी पुस्तक में दी गई है 1.7, इसमें कच्चे तेल के भंडार का अनुमान दिखाया गया है, यानी इतना भंडार हमारे पास है और इसी दर से हम इनका उपयोग करते रहे तो इतने समय तक ये चलेंगे। मध्य पूर्व में 807.7 हजार मिलियन बैटल कच्चा तेल है, 70 वर्षों तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50,000 मिलियन बैटल कच्चा तेल है, 10.5 वर्षों तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। विश्व में 1696.6 हजार मिलियन बैटल कच्चा तेल है। इन भंडार के चलने की अवधि क्या है? 50.2 वर्ष, यानी इतनी मात्रा में ये हमारे पास मौजूद है और वर्तमान दर से हम इनका उपयोग करते रहे तो ये भंडार इतने वर्षों तक चलेंगे, अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है ये। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि विकास का जो वर्तमान स्तर है वो धारणीय नहीं है। यही हमने इस टॉपिक में समझना था। इस अंतिम टॉपिक के साथ ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित नोट्स, NCERT सॉल्यूशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।